मूवी की शुरुआत में हम अफगानिस्तान का बॉर्डर देखते हैं जहां यूएस आर्मी भी होती है। वहां वो एक ऐसी आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं जो वेपन्स को डील करता है और उसका नाम था टोनी। टोनी वहां आता है और उन्हें एक मिसाइल दिखाता है। वो कहता है कि ये इतना खतरनाक है कि इससे पूरे का पूरा मुल्क तबाह किया जा सकता है और फिर वहां उसका एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। यहाँ टोनी आराम से एक डील करने आया था और उस डील से वो बहुत अमीर हो सकता था। फिर टोनी वहां से जाने लगता है और इस दौरान उसकी कार पर कोई फायरिंग करने लगता है। आर्मी इसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन हमलावर सारे सोल्जर को मार देते हैं। वो गाड़ी से निकलकर भागता है और छुपता है। इस दौरान वो देखता है कि उसके पास उसी की कंपनी का एक बम पड़ा है जो फट जाता है, जिससे टोनी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके बाद हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहां टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिला था। टोनी जो कंपनी चला रहा था ये उसके फादर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन जहां ये अवार्ड सेरेमनी हो रही थी टोनी वहां मौजूद ही नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और ले लेता है। लेकिन अगर टोनी वहां नहीं था तो कहाँ था? हम देखते हैं कि टोनी एक कैसीनो में था। वहां वो आदमी आता है और उसे अवार्ड देता है, तो टोनी से कहता है कि मैं उसे कहाँ रखूंगा। वो अवार्ड लोगों को देकर वहां से चला जाता है। फिर एक रिपोर्टर आती है और उसे पूछती है कि क्या वो सेटिस्फाई है। वो नए नए वेपन बना रहा है जो इतने खतरनाक हैं कि वो पूरे के पूरे मुल्क की जान ले सकते हैं। तो टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अगर हम वेपन नहीं बनाएंगे तो वो लोग बनाएंगे या वो हमें मार भी सकते हैं। फिर टोनी को बताया जाता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है, तो वो अपने प्राइवेट जेट में अफगानिस्तान आ जाता है। फिर सीन बदलता है और हम टोनी को देखते हैं जहाँ टोनी बेहोश है और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि मेरे साथ बैटरीज क्यों लगी हुई हैं। वो अपने साथ खड़े आदमी से पूछता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो वो उसे बताता है कि जब बम एक्सप्लोड हुआ तो उसके बाद बहुत सारे पीसेस तुम्हारे सीने के अंदर चले गए। वो इतने छोटे पीसेस थे कि हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। अब उसका यही हल था कि हम इन पीसेस को तुम्हारे दिल तक आने से रोक सकें। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि टोनी को बागियों ने अगवा कर रखा है। फिर वहाँ बागियों का लीडर आता है। वो टोनी को कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों अगवा किया? मुझे तुम्हारा बनाया गया मिसाइल काफी पसंद आया है। जैसा कि तुम जानती हो कि यूएस आर्मी ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ। जैसे ही तुम मुझे मिसाइल दे दोगे तो मैं इन पर अटैक करके तुम्हें छोड़ दूंगा। तो टोनी साफ इनकार कर देता है। टोनी के साथ खड़ा आदमी उसे कहता है कि ऐसा नहीं करो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ तुम्हारी आर्मी भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकती। दरअसल ये आदमी भी वेपन्स बनाया करता था और उससे भी यही लोग यहाँ लाए थे। अब वो दोनों प्लान बनाते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। यहाँ से निकलना मुश्किल था लेकिन वो ट्राई करना चाहते थे। वो आदमी कहता है कि मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। टोनी कहता है कि मेरी कोई फैमिली ही नहीं है, बस एक ड्राइवर है और एक सेक्रेटरी। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम एक ऐसा सूट बनाएंगे जो ब्लड प्रूफ हो, ताकि जब हम भागें या हम पर फायर करें तो हम बच सकें। वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन्हें सिर्फ वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ कनेक्ट की थी। अब उसे ढूंढना होगा ताकि उसे यूजफुल बनाकर हम यहाँ से सेफली निकल सकें। इसके लिए उन्हें बहुत हाई पावर बैटरी चाहिए थी जो इस सूट को रन भी कर सके। इधर लीडर को तो यही लग रहा होता है कि ये मेरे लिए मिसाइल बना रहे हैं, तो वो उन्हें सारा मटेरियल फराहम करता है जो वो मांगते हैं। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर इस लीडर तक भी पहुंच जाती है, तो वो गुस्से में आ जाता है और टोनी के साथी को मारता है। वो काफी जख्मी कर देता है। फिर टोनी वो सूट पहन लेता है और वहाँ मौजूद सब लोगों को मारने लगता है। वो उस गार से बाहर आता है। वो वहां से निकलकर सारे वेपन डिस्ट्रॉय करता है और अपने ड्रेस में मौजूद फ्लाइंग सिस्टम से वो वहां से फ्लाई कर जाता है। फिर वो एक डेजर्ट में गिरता है जहां उसकी टीम उसे ढूंढी लेती है और वो उसे वापस अपने घर ले आते हैं। वहाँ टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिन्होंने उसके फादर के साथ मिलकर ये कंपनी खोली थी। टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। वो मीडिया को बताता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने मुझे डिमांड की कि मैं उन्हें भी वेपन बना कर दूं। मैंने देखा है कि मेरे वेपन मुश्किल खड़ी कर रहे हैं और वो लोग भी मेरे वेपन हासिल करके जंग करना चाहते हैं और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ। अगर कंपनी बंद ना भी की तो मैं ऐसे वेपन नहीं बनाने वाला। तो टोनी के फादर का दोस्त फौरन माइक पर आता है और कहता है कि टोनी अभी अभी अपनी जान बचाकर आया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसलिए ऐसी कोई भी बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। टोनी वहाँ से चला जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे आता है, उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम अफगानिस्तान से आखिर कैसे बच कर निकले और इन लोगों ने तुम्हें क्यों किडनैप किया था। तो टोनी उसे सारी कहानी बताता है। उसे बताता है कि उसने एक कार्टन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहाँ से भागा। टोनी से कहता है कि क्या तुम वो देखना चाहोगे, तो वो उसे कहता है क्यों नहीं। तो टोनी अपनी शर्ट खोलता है और उसे अपनी चेस्ट पर आयरन सूट का कुछ हिस्सा दिखाता है। ये देखकर वो आदमी कहता है कि ये तो लाजवाब है, हमें इस पर और काम करना चाहिए और उसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, हम उससे काफी अमीर हो सकते हैं।
लेकिन टोनी नहीं मानता। वो अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मेरी चेस्ट पर जो टूल लगा हुआ है मैंने इसे एडवांस टूल बना लिया है, तुम प्लीज़ इसे चेंज कर दो। वो उसे पूछती है कि ये क्या करता है, तो वो उसे बताता है कि मेरे सीने में जो मेटल पीसीस हैं ये उन्हें मेरे दिल तक पहुंचने से रोकता है और मेरी बॉडी में और ज़्यादा पावर लाता है। इधर इन बागियों को अफगानिस्तान में डेजर्ट में इस सूट के पीसेस मिल जाते हैं, जिन्हें जोड़ कर उन्हें पता चल जाता है कि ये आखिर चीज़ क्या है। इधर टोनी न्यू सूट बनाना शुरू कर देता है और उसने इस नए सूट को और एडवांस बना लिया। इस सूट में वो और अच्छे से उड़ सकता है। वो अपने सूट को कमांड देता है कि उसे बहुत ऊपर उड़ाए। वो बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन एक ऊंचाई पर पहुंचकर उसके सूट पर बर्फ जमने लगती है। उसके सिस्टम में एरर आता है और वो नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते गिरते वो अपने सिस्टम को फिर से ऑन करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो ना चल सका तो वो मर जाएगा। अब सूट पर से बर्फ पिघल जाती है, जिससे वो फिर काम शुरू कर देता है और वो उड़ने लगता है। वो वापस आकर ड्रेस में कुछ चेंजेस करता है ताकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर वो ड्रेस ना जमे। फिर वो टेबल पर देखता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसके लिए लिख कर टेबल पर कुछ छोड़ा होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। फिर शाम को वो एक पार्टी में जाता है जहाँ उसकी सेक्रेटरी भी होती है। वो इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं। तभी वहाँ वो रिपोर्टर आती है जिसने उसे एक जगह सवालात किए थे। वो उसे दिखाती है कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान चलाकर दिखाए थे उस जैसे कई मिसाइल अब अफगानिस्तान खुद बना रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी परमिशन से हो रहा है। तो टोनी को लगता है कि ये काम उसके फादर के दोस्त का है जिसके साथ ये कंपनी चला रहा है। टोनी उसके पास जाता है और उससे पूछता है तो वो उसे बताता है कि हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ा। टोनी से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि वो अफगानिस्तान में लोगों को मार रहे हैं और तुमने उन्हीं को मिसाइल भेज दिए। हमारी कंपनी ऐसे काम नहीं करती। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर टोनी खुद ही कुछ करने का प्लान बनाता है। वो अपने सूट को और एडवांस बना लेता है। उसके बाद टोनी वो सूट पहनकर अफगानिस्तान की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर वो उन बागियों से लड़ना शुरू कर देता है। उनके लीडर को भी मारता है और फिर वहाँ एक बम मारकर उस जगह को तबाह कर देता है। यूएस आर्मी को भी पता चल जाता है कि इस जगह कोई एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो आयरन मैन को ढूंढ ही नहीं पाते। फिर टोनी अपने यूएस आर्मी के दोस्त को कॉल करता है। उसे बताता है कि ये मैं ही हूँ जिसने ब्लास्ट किया, तो तुम प्लीज इस मैटर का ख्याल रख लेना और संभाल लेना। तो उसका दोस्त आर्मी को बताता है कि हो सकता है कि ये अटैक कई दुश्मनों ने मिलकर किया हो और वो टोनी को बचा लेता है। ये बात सुनकर टोनी के फादर का दोस्त सोचता है कि कैसे कोई इतना बड़ा अटैक करके गायब हो सकता है। वो उसी वक्त अफगानिस्तान जाता है और वहाँ जाकर बागियों से बात करता है। उसे बताते हैं कि हम जान चुके हैं कि ये काम किसका है, लेकिन जब तक हम पूरी बात का पता नहीं लगा लें हम खामोश रहेंगे। ये आयरन मैन है क्योंकि हमें डेजर्ट से उसके सूट के कुछ पार्ट्स मिले हैं। तो वो आदमी उसे कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें इस रोबोट का डिजाइन बता सकता हूँ। लेकिन टोनी के फादर का दोस्त ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उन लोगों को डरा धमकाकर सूट ले जाता है। टोनी को पता चल जाता है कि उसका पुराना ड्रेस किसी ने चुरा लिया है। वो फौरन अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है। उसे कहता है कि मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा कि कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए और वो मेरा नाम इस्तेमाल करके हर जगह तबाही फैलाए। फिर सेक्रेटरी टोनी के फादर के दोस्त के ऑफिस जाती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके कंप्यूटर से चोरी करने लगती है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि यही वो आदमी था जिसने टोनी को किडनैप करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कंपनी में टोनी का जरा सा भी शेयर हो। वो वहाँ से जाने वाली होती है कि वहाँ वही आदमी आ जाता है, लेकिन वो उसे बातों में लगाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसको भी पता चल जाता है कि उसके कंप्यूटर से सारा डाटा चोरी हो चुका है। जब सेक्रेटरी वहाँ से जा रही होती है तो एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि आप टोनी को जानती हैं, मुझे उससे मिलवा दें, मुझे उससे कुछ सवालात पूछने हैं। दूसरी तरफ वो आदमी भी जानता था कि टोनी अब पावरफुल है और अब वो जान भी गया है कि इस सारी गेम के पीछे मेरा ही हाथ है। उसने कुछ साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया होता है वही टूल बनाने के लिए जो टोनी की चेस्ट में था। लेकिन हैरानी वाली बात थी कि जो टूल ये बनवा रहा था उसका साइज काफी बड़ा था। लेकिन मसला ये था कि उसे कंप्लीट होने में अभी टाइम था। अब वो टोनी के घर जाता है, उसकी बॉडी को डीएक्टिवेट करके उसकी बॉडी से वो टूल ले जाता है, जिसकी वजह से टोनी बेबस हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बगैर वो जल्द ही मरने वाला होता है। फिर से याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे एक पुराना टूल भी दिया था। वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे लगा लेता है और अपना सूट पहन लेता है। इधर टोनी के फादर का दोस्त उसका टूल लेकर अपने घर आता है, जहां उसने एक बहुत बड़ा आयरन सूट बना रखा होता है जिसे वो कहता है आयरन मोंगर। अब वो आयरन मोंगर में टोनी से छीना हुआ टूल फिक्स कर देता है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें पावर आ जाती है। वो तबाही करना शुरू कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ असली आयरन मैन आ जाता है और अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब वो दोनों लड़ते लड़ते रोड पर आते हैं। तभी आयरन मैन को याद आता है कि ये सूट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, यानी अब भी ये ऊंचाई में जाकर फ्रीज हो जाएगा। वो फौरन से ऊपर उड़ने लगता है ताकि वो आयरन मोंगर उसका पीछा करे। जब वो बहुत हाइट पर जाते हैं तो आयरन मोंगर का सूट जमने लग जाता है।
उसके बाद वो नीचे गिरने लग जाते हैं, लेकिन नीचे आते ही वो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और वो आयरन मैन पर अटैक करने लगता है। ये दोनों इसी लैब की छत पर आकर गिरते हैं जहाँ ये बहुत बड़ा टूल बनाया जा रहा होता है। तो यहाँ से आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है कि तुम वो टूल एक्टिवेट कर दो, मैं यहाँ से फौरन भाग जाऊंगा और उसका सारे का सारा इफेक्ट आयरन मोंगर पर हो जाएगा। वो लड़की ऐसा ही करती है। उसमें से बहुत सी रेज निकलती हैं जो कि आयरन मोंगर के गिर्द आ जाती हैं और उन रेज की वजह से आयरन मोंगर मारा जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां सब उससे सवाल कर रहे होते हैं कि क्या आप ही हो आयरन मैन। तो वहां एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि उसने ऐसा नहीं कहना, उसने कहना है कि इसमें मेरा बॉडी गार्ड था और इन दोनों में कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से लड़ाई हो रही थी और आपके फादर की फ्रेंड भी नेचुरल डेथ मरे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि जो सच है वो ही बोलिएगा। आयरन मैन सबके सामने बोल देता है आई एम आयरन मैन, यानी अब सब जान चुके थे कि असल आयरन मैन टोनी ही है। उसी के साथ आयरन मैन पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है।